जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले के बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले के बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी संगीत, साधना और संकल्प तीनों का बेहतरीन संगम है। हम बात कर रहे हैं श्री कंदर्प कुमार ठाकुर, जिन्हें हम प्यार से के ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों की सफल सेवा के बाद रिटायरमेंट, और उसके बाद में उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी और उस पुकार का नाम था संगीत। बचपन से ही मुकेश जी की गायकी के दीवाने ठाकर साहब ने संगीत को सिर्फ सुना नहीं, उसे जिया है। रिटायरमेंट के बाद आपने स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना की, 12 शानदार स्टेज शो किए। कोविड के दौरान फेसबुक लाइव प्रोग्राम से लोग तक संगीत की रोशनी पहुंचाई, और सबसे खास बात, पिछले 40 वर्षों से अपनी पत्नी, संगीत प्रेमी एवं गुरु श्रीमती रजनी ठाकुर के साथ एक सुंदर, मन से मन को छूने वाली संगीत यात्रा तय की। तो आइए स्वागत करते हैं के ठाकुर जी का और उनकी जीवन संगनी रजनी जी का, और जानते हैं उनका ये अद्भुत सफर, संगीत से जुड़ी उनकी भावनाएं और उनका वह जुनून जिसने कई गायकों को तराश कर एक नया रास्ता दिया। ठाकुर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी। आज इस कार्यक्रम में मैं सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो ठाकुर साहब, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। ये बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, किन परिस्थितियों और माहौल में आपकी संगीत यात्रा के ये शुरुआती बीज पड़े, उसके बारे में कुछ साझा कीजिए। जी, मेरा बचपन बूंदी में शुरुआत में बीता। बचपन साधारण था, संस्कारों से भरा हुआ था। उसी समय रेडियो एक अहम हिस्सा था, वहीं से मेरी संगीत यात्रा की नींव पड़ी। मुकेश जी के गीत सुनकर सब काम छोड़कर मैं उसे सुनता था, और शायद वहीं से संगीत को मेरे भीतर घर बना लिया है। एक और बात थी, बूंदी में मेरी बड़ी बहन जो उस समय शास्त्रीय संगीत सीखती थी, तब मैं भी वहीं बैठा था और बैठकर सुनता था, तो वो स्वर मेरे कानों में पड़ते थे। मेरे पिता अच्छे तबला वादक थे और दादाजी अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे, और घर में अक्सर कभी कभी संगीत की बैठकें होती थी जहाँ भजन और शास्त्रीय संगीत गाया जाता था। तो वही स्वर सुनकर मुझे संगीत का शौक लगा और मुझे अच्छा लगने लगा। अरे वाह, इसका मतलब परिवार में ही आपके संगीत का शौक था सभी लोगों को, और आपने बताया आपके पिताजी, दादाजी सब, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको तो एक परिवेश ही ऐसा मिला कि जहां आप संगीत ही संगीत था। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, बचपन में ही आपको गाने का शौक कैसे लगा? क्या घर में या परिवार में भी संगीत का, आपने अभी बताया, माहौल था, तो क्या जो आपकी सिस्टर्स थी या जो मदर थी, फादर, ये सब लोग गाने का शौक रखते हैं क्या? नहीं, मेरी सिर्फ बड़ी सिस्टर जो शास्त्रीय संगीत सीखती थी वो उस समय गाती थी, और परिवार में कोई गाने वाला नहीं था। मेरा शौक शुरू में जब रेडियो में हम सुनते थे, रेडियो भी एक माध्यम था संगीत सुनने का, और रेडियो में जब गीत गाए जाते थे, बिनाका गीत माला उस समय बड़ी फेमस थी, और उस समय मुकेश जी के गाने जब आते थे
तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था, और उसी से मुझे लगा कि मुझे भी गाने में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा शौक लग गया संगीत सीखने का, और मैंने सीखा भी अब बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों तक सेवा दी, तो क्या जी बैंक जी की सांस्कृतिक या संगीत गतिविधियों से भी आप जुड़े रहे हैं? क्योंकि बैंकों के अंदर भी ये कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। जी जी, मैंने 1982 में बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइन किया था, मुंबई में। और बैंक के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में, बैंक में इंटर जोनल इंटर रीजनल कॉम्पिटिशन्स होते थे म्यूजिक के, उसमें हमेशा से मैंने भाग लिया। सभी लोग जानते थे मेरा गायन के बारे में, तो मुझे अक्सर गाने का मौका मिलता था। और इसी तरह से मेरा संगीत से रिश्ता जुड़ा रहा, जहां बैंकिंग ने मुझे अनुशासन सिखाया और संगीत ने मुझे जीवित रहना, दोनों का संतुलन ही मेरी ताकत बना। वाह, क्या बात कह दी है। संगीत ने आपको जीवन दिया, बैंकिंग ने अनुशासन दिखाया। क्या मजा आ गया आपकी ये बात सुनकर। तो ये जी जी बताइए, बैंकिंग की व्यस्तता के बावजूद आपने संगीत का संबंध बनाए कैसा रहा? क्योंकि बैंक के अंदर तो मुझे पता है कि किस तरह की जिंदगी होती है, कितने ज्यादा लोग बाग बिजी रहते हैं, और डेडलाइंस भी होती है, टारगेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। फिर जी भी जी आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या करते थे? जी, बैंक में 6 दिन तो वर्किंग होता था, लेकिन एक संडे मिलता था, या कभी कभी कुछ बीच में हॉलीडेज आते थे। तो चूंकि मुझे शुरू से गाने का शौक था, तो मैं नियमित रूप से हर संडे को 1.5 से 2 घंटे रियाज करता था, और ये मेरा रियाज अभी तक भी जारी है। तो उस तरह से मैंने अपने गले को, अपने संगीत को मेंटेन किया और जारी रखा। अद्भुत है। बहुत बहुत आप बधाई और उसके पात्र हैं, क्योंकि बैंक की लाइफ के बावजूद आप संडे को समय निकाल लेते थे, लेकिन लोग तो बैठ के उस टाइम भी बैंक का ही काम करते हैं संडे के दिन। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जी 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 चलिए, कोई बात नहीं। तो इसी जी आपकी संगीत प्रेम और संगीत साधना के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं। जी जी।
तो ठाकुर साहब अब आते हैं, आगे चलते हैं हम आपके संगीत की तरफ। आपको जी जी। कब लगा कि संगीत ही आपकी असली कॉलिंग है, या कौन सा मोड़ था जब आपने तय कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद संगीत को ही पूरा समय देंगे? जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से मुझे गाने का शौक था और सुनने का शौक था। बैंक से जब मैं रिटायर हुआ, क्योंकि बैंक के में जॉब करते समय तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। बैंक से रिटायरमेंट के बाद में मुझे लगा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो मेरी पसंद है और मेरी आत्मा चाहती है, और संगीत ही मेरी आत्मा थी। तब महसूस हुआ कि संगीत सिर्फ शौक नहीं, ये मेरी कॉलिंग है। और रिटायरमेंट के बाद से ही मैं फुल टाइम इस संगीत के क्षेत्र में लग गया, और ये हमारा प्रयास और ये हमारी यात्रा अभी तक जारी है। बहुत सुंदर। तो आपके आदर्श मुकेश जी रहे हैं, जी उनकी जी। गायकी के कौन से पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे आप मुतासिर हैं? मुकेश जी की आवाज में एक दर्द झलकता था। बनावट नहीं थी उनकी आवाज में, वे गाते ही नहीं थे बल्कि महसूस कराते थे, और यही बात मेरे दिल को छू गई। बहुत सुंदर। तो फिर अब इस दर्द और भावनाओं से पूरे मुकेश जी की गायकी के बारे में आपने इतनी बात कर ली है, तो हमसे अब रहा नहीं जा रहा। हम तो आपसे अब ये फरमाइश करने वाले हैं कि आप जी कोई मुकेश जी का पसंदीदा गाना गाना चाहे तो हम बहुत स्वागत करते हैं उसका। भले ही मुखड़ा गा दें, कुछ लाइनें गा बिल्कुल दें, बिल्कुल। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक उनका बहुत मधुर गीत सुनाता हूँ। जी जी। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने मुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। बहुत सुंदर ठाकुर साहब, मजा आ गया। मुकेश जी की दर्द भरी आवाज को आपने जीवंत कर दिया। बहुत बढ़िया। और ये तो आप बिल्कुल मतलब एक ऐसे तरीके से गा रहे हैं जिसमें ना आपके साथ संगीत है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से इसके लिए बधाई। और जी अब हम आगे चलते हैं जी ठाकुर जी। साहब। अब आते हैं आपके जो पैशन है स्वर साधना फाउंडेशन की तरफ। जी जी। स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना का विचार कैसे आया? शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ इसके बारे में बताइए। जी, रिटायरमेंट 2016 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, और उससे एक दो साल पहले से ही मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था किसी दूसरे ग्रुप में। और उस समय हम काफी प्रोग्राम स्टेज के देखने जाते थे, इस दृष्टि से कि हम इसमें कुछ अच्छा ले सकते हैं, कुछ सीखें। उस समय मुझे कुछ प्रोग्राम्स में जाने के बाद लगा कि वहां पे कुछ कमियां हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ अच्छे गायकों और गायिकाओं को लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जो निरंतर रियाज करके अपनी प्रतिभा को निखार सकें और अच्छा संगीत लोगों को दे सकें। तो यही
ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छे सिंगर्स को साथ में लेके स्वर साधना फाउंडेशन ग्रुप बनाया। हम हमारे घर पे हर रविवार को रियाज करते हैं सभी मिलके, जो भी आते हैं उसमें, और करीब 3 से 4 घंटे हम गाने का रियाज करते हैं हर संडे को। तो इस तरह से हमारे ग्रुप के सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अच्छा गा सकते हैं। शुरू में कोई चुनौतियां कुछ नहीं थी, बस चुनौती यही थी कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं और हम अपना अच्छा कैसे दे सकते हैं ताकि हम दर्शकों का मनोरंजन अच्छी तरह से कर सके और वो हमारे गाने को पसंद करें। हाँ, नहीं नहीं, चुनौतियां तो आती होंगी क्योंकि हर अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, दूसरे ग्रुपों से भी जुड़े रहते हैं, उनको सबको साथ लाना और इतने बड़े ग्रुप को बांधे रखना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। जी जी, चुनौती होती है। प्रोग्राम जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पहले कुछ चुनौतियां होती है कि उसमें आपको थीम सेलेक्ट करना, आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना, फिर किस सॉन्ग को किसके ऊपर ज्यादा अच्छा सूट करेगा, फिर उनको उसी तरह से कॉम्बिनेशन बिठाना मेल फीमेल का। तो ये सब प्रक्रिया चलती है और जब हम एक्चुअल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उस दिन भी काफी अटेंशन देना पड़ता है कि दर्शकों को सुविधा हो, दर्शकों को अच्छा लगे। तो इस तरह से ये हर प्रोग्राम एक चुनौती है। सही बात है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे आपके ग्रुप में ज्यादातर कराओके का ही इस्तेमाल करते हैं या आपके यहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा की भी व्यवस्था होती है, कैसे करते हैं ये दोनों आप? जी अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने कराओके का भी इस्तेमाल किया है और लाइव बैंड का भी इस्तेमाल किया है। जी। तो शुरुआत में जो गाना शुरुआत करते हैं वो कराओके से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे स्विच ओवर करते हैं हम लाइव पे, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में तो जब लाइव बैंड के साथ में परफॉर्मेंस होती है तो उसका कोई जवाब नहीं, वो सब माहौल ही अलग बन जाता है। तो लाइव ऑर्केस्ट्रा ढूंढने का, मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? आपके कुछ परमानेंट म्यूजिशियंस हैं या कोई आप हायर करते हैं या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है ये सब? जी जयपुर में कुछ अच्छे म्यूजिशियंस हैं जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, तो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं और 3-4 अलग अलग लाइव ऑर्केस्ट्रा वाले जो हैं उनसे हमारा संपर्क है और वो ही अपने फिर संगीत में जो संगत करने वाले हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको हम अब हमारा परमानेंट हो गया 2-3 जिनको हम लाइव ऑर्केस्ट्रा के बुलाते हैं, उनसे हमारा सामंजस्य बैठ गया है तो वो इस तरह से हमारा काम अच्छा हो जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है साहब। जयपुर में आजकल हर दूसरे दिन एक ना एक प्रोग्राम होता रहता है और जी। उसके अंदर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप ये बताइए, इस ग्रुप में कौन कौन से गायक उभरे हैं जिन्हें आपने संगीत में तराशा और आगे बढ़ने में मदद की? ऐसे गायक बहुत सारे मिले होंगे आपको इस यात्रा के दौरान जिन्हें आपने ग्रूम किया, आपके ग्रुप ने ग्रूम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हमारे स्वर साधना ग्रुप में जुड़ने के बाद कुछ गायक गायिकाएं ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पर बैठ के हर रविवार को रियाज करने के बाद में उनमें एक निखार आया है गायन में और उनमें अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आया पहले के मुकाबले। जब नहीं जुड़े थे और जुड़ने के बाद उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, उनमें सुर ताल में परफेक्शन आया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जिसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर संकल्प हैं, सुगंधा जी हैं, पूनम जैन है, संजय चंद्रनानी जी हैं, वंदना जी हैं, वंदना जैमिनी जी। ऐसे ये लोग अब महसूस करते हैं कि उनके गायकी में बहुत निखार आया हम हमारे साथ बैठ के रियाज करने में। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी संगीत में जो निखार आया है और जो संगीत की आत्मा है उसके लिए हम रुक के यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं। जी। सा सा रे गा गा मा पा 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 पा
हाँ, तो ठाकुर साहब, आप बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कैसे आयोजित करते हैं? स्थान, टीम, प्लानिंग, रिहर्सल, ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं करीब 21 जी, और उसमें से हम जब हम कोई प्रोग्राम तय करने की सोचते हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे, तो हम हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स की एक मीटिंग करते हैं और उसमें सबकी राय लेके हम किस हॉल में कर सकते हैं, क्या थीम रहेगी, किस तरह के गाने हम सेलेक्ट करेंगे और हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इस बारे में करीब 3-4 बार डिस्कस करके फिर हम कंसेंसस लेके और उसको मूर्त रूप देते हैं। तो अब जैसे मेरा अगला सवाल ये है, अब थोड़ा सा वैसा सवाल है कि इस समूह में शामिल होने के लिए कोई फीस या कोई मेंबरशिप चार्जेस वगैरह भी आप हैं क्या आपके, अगर कोई शामिल होना चाहे?
जी हमने शुरू से रखा कि हम ग्रुप में शामिल होने के लिए फीस तो नहीं लेंगे, कोई फीस तो नहीं लेंगे, लेकिन जब जब भी प्रोग्राम होगा तो हमारे ग्रुप के जितने गायक हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सभी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बराबरी से। बराबर। और दूसरा, अगर कोई गायक या गायिका हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमने उसका एक तरीका बना रखा है कि हमारे घर पे जब संडे को रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है, तो उसमें उन गायक या गायिकाओं को हम बुला लेते हैं कि आप आइए, और उनका गायन फिर हम जितने भी मेंबर्स उस समय उपस्थित होते हैं वो सब सुनते हैं। वो सुनने के बाद में फिर वो राय बनाते हैं कि अभी इनको ग्रुप में शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारा बेसिक मूल मंत्र ये है ग्रुप में शामिल करने के लिए कि सुर और ताल अच्छा हो, हमारे ग्रुप से लगातार जुड़े रहें, परमानेंट जुड़े रहें, और ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेते रहें, और ग्रुप की अच्छाई के लिए अपने सुझाव देते रहें। खैर, रिसोर्सेज के बारे में तो आपने बता ही दिया, किस तरह से मोबिलाइज करते हैं आप, मेंबर से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बताइए कि लेकिन सुर ताल अच्छा हो ये तो ठीक है, लेकिन कोई एक बेस होगा, जैसे मान लो अगर आपके ग्रुप में कोई शामिल हो तो धीरे धीरे उसका सुर ताल बेहतर भी होता रहेगा। अगर थोड़ा बहुत शुरू में कमजोर है तो आपके साथ वो शामिल होगा। तो ये जो फाइन थिन लाइन है बिल्कुल बेस्ट, बेटर या गुड के बीच में, इसको कैसे डिसाइड करते हैं? कोई एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई इसको हम लें कि नहीं लें, क्या करते हैं? नहीं, हम ऐसा करते हैं, अब जैसे आपने कहा ना, जो गुड क्वालिटी होता है एवरेज, हम वहां से शुरुआत करते हैं, जो जिनके सुर ताल बेसिक ठीक है, बेसिक ठीक है, हाँ, बेसिक ठीक है, और जिनको थोड़ी सी समझ है। हाँ, फिर उसको उनको हम जब हम साथ में बैठ के गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो कमियां बताते हैं, और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। और हमारे घर में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल हमारा पारिवारिक माहौल है, तो हमारे एक तरह से ग्रुप नहीं है, हमारा एक परिवार ही है। लोग अच्छा, जरूरी नहीं कि हम ही बताएं, हमको भी कोई बता सकता है, कोई कमी हो तो हम भी किसी को बता सकते हैं। ग्रुप में एक दूसरे को सब लोग बताते हैं कि इस चीज में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या इसमें ये कमी है, उसको सुधारा जा सकता है। और सबसे मेरे ख्याल में जहां तक मैं सोचता हूँ कि सिंसियरिटी, ग्रुप के प्रति जो लॉयल्टी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, आप कितने सिंसियर हैं। बिल्कुल बेसिक यही मैंने कहा कि व्यक्ति ऐसे को जोड़ना होता है कि जो हमारे ग्रुप में लंबे समय तक रह सके, पारिवारिक माहौल में एडजस्ट हो सके, और लॉयल्टी, सिंसियरिटी, ग्रुप के लिए हमेशा वो अच्छी भावना रहे और उनके बारे में सोचता रहे। हाँ, कोई अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझे तो फिर ऐसे आदमी की बजाय तो एक एवरेज आदमी है जो बाद में धीरे धीरे ग्रूम होके आगे बढ़ता रहे। वो बिल्कुल, एवरेज को लेके हम उसको बेटर बना सकते हैं, बेटर बना सकते, सही बात। तो चलिए, ये जो आपने टेक्निकल तरीके से हमें समझाया, इसी के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं। जी। थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई
छू ले अचानक कोई लट में ऐसे मेरा हाथ उलझे, क्यों रे बादल तूने हुई तूने छुआ मेरा हाथ क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। आवाज थी कल यही फिर भी ऐसे लहकती नदी की, पग में थी पायल मगर फिर भी ऐसे छलकती नदी की, चल चल हो गए घुंघरू रो मेरे, घुंघरू मेरे रातों रात क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। मस्ती से बोझल पवन जैसे छाया कोई मन पे डोले, बरखा की हर बूंद पर थर थरी सी मेरे तन पे डोले, पागल मौसम जा रे जा 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 तू लगा मेरे साथ क्या, ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई अब की बरस है ये बात क्या। तो ठाकुर साहब, आपने जी। 2006 में अपने बेटियों के साथ बम्बई में गुजराती भजन रिकॉर्ड किया, ये अनुभव जी। कैसा रहा और कैसे आपने डिसाइड किया कि गुजराती भजन हम रिकॉर्ड। 2006 में जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मुंबई में पोस्टिंग था मेरा, जी उस समय हमारे साथ में हमारे इंटरजोनल टूर्नामेंट में एक दत्ता टीटे करके मराठी थे, वो कंपोज भी करते थे म्यूजिक। ओके तो उन्होंने उस समय कुछ रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया था। तो एक दिन उनका फोन आया मेरे पास में कि आप लोग तो गुजराती हैं, तो मुझे आप लोगों से ना एक गुजराती भजन गवाना है, रिकॉर्ड करना है। और मैंने कहा कब करना है? तो बोला कि कल ही करना है।
मैंने कल करना है कि क्या करना है, क्या क्या भजन है उसके, क्या लय है, क्या ताल है, क्या सुर है, क्या। उन्होंने कहा नहीं, मैं कल आपको बता दूंगा, आप आइए। ठीक है भाई, मैं, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, हम पहुंचे खार वेस्ट में स्टेशन के पास में एक स्टूडियो है। जी जी। तो वहां पहुंचे सुबह 10 बजे। वो वहां पे काफी लोग थे, तो वो दत्ता जी मिले। हमने पूछा भाई हमको क्या गाना है, थोड़ा बताइए तो सही। तो उन्होंने हमको एक पर्चा पकड़ा दिया जिसमें 2 अंतर लिखे हुए थे भजन के और एक से। अच्छा अच्छा। उन्होंने हारमोनियम लिया, हम तीनों को बिठाया, बोला कि मैं थोड़ा गा के बताता हूँ इसको। तो उन्होंने एक बार उसमें हारमोनियम पे गा के बता दिया कि ये इस तरह से इसका संगीत है। और फिर उठ के चल दिए कि मैं तैयारी करता हूँ रिकॉर्डिंग की। अब हमने आपस में देखने लगे, फिर हमने ट्राई किया उसको, एटलीस्ट 15-20 मिनट हम तीनों ने मिलके उसको वहां बजाया, हारमोनियम बजाया और उस पर किया, तैयार करीब करीब तैयार कर लिया। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव था मेरे लिए, तो पहला ही मौका था जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का। हालांकि मेरी बेटियां तो पहले स्टूडियो में गा चुकी थी राजस्थानी संगीत में। तो वो अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत मजा आया जब गा के उन्होंने कहा मैं सुनाता हूँ, देखो आपने कैसा गाया। तो गाना जो रिकॉर्डिंग सुनी तो हमको विश्वास नहीं हो गया, हमने इतना कम टाइम में 1 घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई, इतना अच्छा गा लिया। सही बात। अच्छा, ये भी बड़े मजेदार बात। अब ये हालांकि ये थोड़ा द ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, 2006 में आप भी मुंबई में थे और मैं भी मुंबई में था। मुझे अभी देखते देखते ध्यान आया कि मैं भी उस टाइम मुंबई में था। चलिए जी, हम खारघर में नवी मुंबई रहते थे। अच्छा, नवी मुंबई में रहते थे। जी चलो चलो, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था। खैर चलिए, बाद में बात करेंगे। जी। तो आपकी पत्नी श्रीमती रजनी ठाकुर खुद एमए इन म्यूजिक हैं। आपकी संगीत यात्रा में उनका क्या योगदान है और कैसा समर्थन रहता है उनके साथ, कुछ बताइए इसके बारे में। जी, मेरी पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं है, मेरी गुरु भी है। और उनकी संगीत की समझ और मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा सही दिशा दी है। वे मेरी आलोचक भी हैं और बहुत उनका सहारा भी है। तो क्लासिकल की जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिली है शादी के बाद में, वो मेरी पत्नी से ही मिली है और मेरी दोनों बेटियों से मिली है। वो भी दोनों म्यूजिक में एमए है, तो हम लोग साथ में बैठ के रियाज करते थे क्लासिकल का। अच्छा। जी। आपने बेटियों के बारे में बताया, बेटियां कहाँ हैं आजकल आपकी? मेरी बेटियों की पढ़ाई तो जयपुर से हुई है। दोनों ने, बड़ी बेटी कृति है और उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से संगीत में एमए किया है, वोकल में। छोटी बेटी श्रुति है, उन्होंने भी एमकॉम करने के बाद में राजस्थान संगीत संस्थान से निपुण की म्यूजिक, वोकल म्यूजिक में कोर्स किया है। वो दैट इज इक्विवेलेंट टू एमए म्यूजिक। और दोनों ही वीणा कैसेट से जुड़ी रही हैं करीब करीब 7-8 साल से। उनके राजस्थानी गाने गाए हैं और कैसेट्स में भी गाए हैं। और बड़ी बेटी इंदौर में रहती है कृति, और छोटी बेटी अभी दिल्ली में है। ओके, तो ये तो आपका पूरा परिवार ही संगीत परिवार हो गया एक तरह से। तो अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए, आप की जोड़ी दोनों संगीत यात्रा में भी साथ रहे, जीवन में भी आप दोनों, रजनी जी साथ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस इंटरव्यू में भी क्यों ना रजनी जी को भी साथ ले लें हम लोग। जी जी जरूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो आपने मुझे बता ही दिया कि आप दोनों का मोबाइल भी एक ही है। तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ और आप रजनी जी को दे दीजिए, फिर उनसे हम बातें करते हैं। हाँ, नमस्कार रजनी जी। नमस्कार। मैं आलोक कुमार हूँ और आपका इस इंटरव्यू में, इस हमारी बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में हमने आप वैसे भी बहुत बात कर ली है और अब आप जुड़ गई हैं हमारे से, तो बहुत बहुत एक बार स्वागत आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा रजनी जी, अब ये बताइए, मैं तो आपसे 2-4 वैसे इनफॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ। जी। आपकी शादी के बारे में, बूंदी के बारे में तो ठाकुर साहब ने बहुत कुछ बता दिया।
अभी जी, बताइए, जब आपकी शादी हुई तो क्या संगीत का भी इसमें कोई योगदान था? कोई एक फैक्टर था संगीत, वो बताइए आप तो हमें। हाँ, मेरे ख्याल से ये फैक्टर भी रहा ही है, क्योंकि इनको म्यूजिक का शौक था। तो जब ये आते थे तो हमारी बातें कम और हमारे घर का माहौल भी म्यूजिक वाला ही था। तो हमारी बैठ के खाली म्यूजिक पे सारे भाई बहन और ये और पापा या हमारे ससुर साहब, ये सारे बैठ के बस गाते थे। तो वो ही हमारी भाषाएं होती थी आपस में एक दूसरे को समझने की। नहीं नहीं नहीं, आई कैन इमेजिन। मतलब वो जो सब बैठ के परिवार में जो संगीत हुआ करता था किसी हाँ, जमाने में, वो जब माहौल बन जाता है वो तो बहुत ही अद्भुत होता है। हाँ, और क्योंकि उस समय ये तो जी, होता नहीं था कि आपको अकेला छोड़ दिया आप बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ तो एक म्यूजिक का एक ऐसा था कि सबके साथ भी बैठ गए और आपस में एक दूसरे की आंखों आंखों में हृदय से सब बातें ऐसे हो जाती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लड़के लड़की में वेवलेंथ मिलनी चाहिए, तो जी जी संगीत जी की जी वेवलेंथ अगर मिल गई तो सारी चीजें मिल गई फिर तो। जी 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 नहीं, जी जी जी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और मुझे तो ये बात भी बहुत अद्भुत लगती है रजनी जी कि आप आजकल दुनिया में आदमी हर चीज शेयर कर लेता है, जी केवल अपना मोबाइल शेयर नहीं करता। और आप दोनों पति पत्नी में एक ही मोबाइल है, ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है आज की दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार वो चीज। ऐसा है कि हमारे मिलने वाले चाहने वाले सब सेम है। तो फिर मुझे लगता है कि जब हमारी एक ही से उससे हो जाता है काम, क्योंकि अभी आपसे मुलाकात है तो दोनों की आपसे है। तो कहीं मतलब पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे कोई फ्रेंड्स अलग हों या इनके मिलने वाले अलग हों। जनरली हम साथ साथ ही शुरू से, ऐसा 82 के बाद से ऐसा ही रहा है कि साथ ही साथ। तो कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि हमें अलग अलग फोन की आवश्यकता हो। और अगर मुझे दिलाया भी गया है ना तो वो फ्रिज पे रहता था। तो सबसे डांट और पड़ती थी, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता था उसका। तो क्या आप बंद करके रखते हो? बंद, मैंने कहा वो मुझे ध्यान नहीं रहता है कब चार्ज करना है कब नहीं करना। तो वह एक ही फोन से फिर ऐसे चलता चला गया और आज भी चल रहा है वो। अद्भुत है, अद्भुत है। तो अब मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लूं, मैंने सोचा तो हाँ, नहीं था पूछूंगा, लेकिन अब पूछ लेता हूँ, आप आ गई हैं लाइन पे तो। जी जी जी। तो आप, लगता तो वैसे नहीं है कि आपके संगीत प्रेम की वजह से आप दोनों में कोई रूठा रूठी होती हो, ये होता हो, कभी झगड़ा होता हो, लेकिन अगर होती है तो ठाकुर साहब आपको कौन सा गाना गाकर मनाते हैं, कुछ ये बताइए हमें तो आप। ऐसा वैसे कभी हुआ तो है नहीं। पर बाई चांस हो तो कभी एक आध बार तो ना, तुम रोती रहो मैं मनाता रहूं, ये वो तो क्या है, होता है। वाह वाह, ये पर्सनल गाना क्वेश्चन है पूछा तो एकदम से हाँ। चलिए चलिए। जी तो जी जी आप रजनी जी, आप तो खुद भी बहुत अच्छी गायिका हैं, तो जी आप अगर कंफर्टेबल हो तो जी। हमें एक मुखड़ा, कुछ लाइनें अगर सुना सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ही अवश्य सुना दीजिए। अवश्य। मैं अपनी बादीला कैसेट से सुनाऊं या अपने स्वेच्छा से वैसे? नहीं, ये तो आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम तो जी कुछ नहीं बता सकते, आप जो फिल्म का गाना जी सुना जी चाहें, कोई पुराना नया कोई भी, जो भी चाहे। जी जी। तो मैं एक आपकी तरफ से मांड सुनाती हूँ जो मुझे बहुत प्यारी है। केसरिया बाला आवो नी पधारो मारे देश रे, पिया प्यारी राल साजन आवो नी पधारो मारे देश। सावण आवण कह गया ने कर गया कोला ने, सावण आवण कह गया ने कर गया कोला ने,
गिनता या गिनता घिस गई मारी आंगली यारी, देख रे पिया प्यारी रात साजन आवो नी, पधारो मारे घे। रजनी जी, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, संगीत के रंग बिखेर दिए। और क्या कहें, आपके आने से बिल्कुल जीवंत हो गए हम, और आपके गायन से तो बिल्कुल हम किसी और ही लेवल पे पहुंच गए। अरे बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आप धन्यवाद, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा रजनी जी से बात करके, और ये जान के आप मोबाइल भी एक ही शेयर करते हैं, इससे तो बड़ी बात ही क्या हो सकती है। खैर, जी 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 तो जी। तो अब एक दिलचस्प सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रफी जी, जी। और किशोर जी की गायकी को लेकर बहुत चलता रहता है, तो इनमें जी, जी। से कौन बेहतर है, कौन आपको अच्छा लगता है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इसके बारे में? जी, दोनों ही महान गायक हैं और अपने क्षेत्र के शिखर पर रहे हैं। जहां रफी साहब की गायकी में बहुमुखी प्रतिभा थी, उनकी आवाज में लचीलापन, कोमलता, स्पष्टता और ये खासियत थी कि हर अभिनेता की आवाज से मेल खाते हुए वो गायन करते थे। जहां तक किशोर साहब का सवाल है, किशोर कुमार जी का, उन्होंने कहीं संगीत सीखा नहीं था क्लासिकल, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा थी। उनकी गायकी में सहजता, शब्दों में पंच, मस्ती वाले गाने गाते थे और चंचल प्रकृति के गाने गाते थे। वो एक हरफन वाला व्यक्ति थे जो सभी तरह के काम कर लेते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, गाते भी थे, सभी कर लेते थे। और उनकी विशेषता थी उनकी योडलिंग। तो ये इस तरह से दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान गायक रहे सर। सही बात है, डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा था कौन नहीं था। सभी जी, जी, अपने अपने उसमें ऊपर थे। जी जी। तो आप ये बताइए, ये जो दौर था, मोहम्मद रफी, किशोर, मन्ना डे, हेमंत कुमार एंड ऑल दैट, इनके बीच में मुकेश जी आज तक क्यों हमारे दिल पे राज करते हैं? और क्यों हमारे आज भी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी जब भी मुकेश के गाने सुनता हूं तो बस ठहर सा जाता हूं, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दिल के बिल्कुल करीब आ गई है। ऐसा क्यों होता है? उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, वो भावनाओं को ओढ़ कर नहीं जीते थे, उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही उन्हें कालजयी बनाता है। और जो दर्द लेके जिस तरह के वो सुर लगाते हैं, वो मतलब दिल को छू जाता है, मतलब मन को छू जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो यही लगता है, मेरा यही कारण है कि वो इतने बड़े बड़े महान गायकों के बीच में उन्होंने अपना स्थान बना के रखा और लोगों के दिलों तक पहुंचे। सही बात है। तो चलिए, यहाँ फिर इतनी अच्छी बातों के साथ में एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं। जी। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। प्रेम के पुजारी। यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी।
कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, देव के पुजारी। देव के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। देव के पुजारी। राजा गए है, राजा गए, ताज गए, बदला जहाँ सारा। रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा। राजा गए, ताज गए, बदला जहाँ सारा। रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा। फूल हम हजारों लेकिन खुशबू एक हमारी, देव के पुजारी। देव के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। देव के पुजारी। देव के पुजारी। देव के पुजारी। ठाकुर साहब, आज शहर में कई नए म्यूजिक ग्रुप उभर रहे हैं। जी ऐसे जी माहौल में स्वर साधना फाउंडेशन का भविष्य आपको कैसे दिखाई देता है? जी। मुझे लगता है कि स्वर साधना फाउंडेशन का भविष्य उज्जवल है। ग्रुप का हर सदस्य मन से जुड़ा है, हमारा पारिवारिक माहौल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं और उसी को हम आधार मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी करने के लिए, एक लंबे समय तक लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमारे गाने को, हमारी प्रस्तुतियों को लोग पसंद करें, हमें अब निरंतर प्रयास करते रहना है, और हम करते रहेंगे, और हम कर रहे हैं कि हम लोगों के दिलों को जीत सकें और हम उनकी प्रशंसा पा सकें। तो सारे ग्रुप के हमारे सदस्य इसी लगन से लगे हुए हैं, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हम आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, आप कब करोगे। तो ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है कि वो इतने सारे ग्रुपों के बीच में भी हमको सुनने के लिए आते हैं। चलिए ठाकुर साहब, तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके स्वर साधना फाउंडेशन के भविष्य के कार्यक्रमों के लिए। हम चाहते हैं कि आप और आगे चलते रहें और अच्छे अच्छे कलाकार इस समाज को, इस शहर को देते रहें, ये हमारी शुभकामना है। तो चलते चलते अब हम आखिरी बकौल अमीन सयानी बिना का गीतमाला, हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो जी। आज चोटी का कोई गाना आप सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, कुछ लाइनें गुनगुना चाहें तो गुनगुना दीजिए, और उसी से हम इस प्रोग्राम का वो करेंगे। जी, अभी कुछ दिनों पहले ही धर्मेंद्र जी का निधन हुआ और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो रफी साहब का गाया हुआ उन्हीं की फिल्म का एक गीत है, उसको मैं कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ। कोई शाम उनका ख्याल आ गया,
हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। बहुत सुंदर। आपने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि भी दे दी। हमारी तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी आपने एक तरह से हमारे दिल की बात कह दी कि हुई शाम उनका ख्याल आ गया। धर्मेंद्र जी ने तो इतनी अद्भुत पिक्चरें हमारे को दी हैं, इतना अच्छी विरासत दी है हम लोगों को कि मतलब एक तो वो आम आदमी की जो छवि थी उसको उन्होंने कैसा उजागर किया है पर्दे पर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा गाना गा दिया। इनफैक्ट रफी जी और धर्मेंद्र जी दोनों को ही अपनी तरफ से एक तरह से ट्रिब्यूट आपने पे कर दिया। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की दिल को छू देने वाली बातचीत में हमने जाना कि असली संगीत वही है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, और के ठाकुर जी की जीवन यात्रा इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। बैंक की व्यस्त नौकरी से लेकर रिटायरमेंट के बाद संगीत को समर्पित जीवन, स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना, नए गायकों को मंच देना, बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित करना और पत्नी रजनी जी के साथ 40 वर्षों का साथ। ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि समर्पण, साधना और सकारात्मकता की कहानी है। ठाकुर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। रजनी जी, आपका हमारे से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार, और श्रोताओं का भी शुक्रिया जो इस मधुर सफर में हमारे साथ जुड़े रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, नई सफर और नए मेहमान के साथ। आप सभी का भी धन्यवाद। तब तक संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ठाकुर जोड़ी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।